Okay, beta. Assalamu alaikum to all of you. So in this lesson, we will solve some exam type questions. And before solving the questions, we will discuss the nets. What are nets? A geometrical net is a two-dimensional shape that can be folded to form a three-dimensional shape. जैसे कोन है, पिरामिड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं. इनको जब हम ओपन करते हैं तो वो आपके पास एक टू डायमेंशनल शेप बनती है जो प्लेन के ऊपर बनती है, उसको नेट कहते हैं उस सॉलिड का. और अ नेट इज अ पैटर्न मेड व्हेन द सरफेस ऑफ थ्री डायमेंशनल solid is laid out flat showing each face of the figure solid. A solid may have different nets. किसी एक solid के different nets हो सकते हैं. क्यूब है तो क्यूब का 1 2 3 4 5 टाइप के नेट्स हो सकते हैं. आपने देखना है कि उसने किस पैटर्न को ड्रॉ करने को कहा है. Here are some steps to determine whether a net forms a solid or not. Make sure that the solid and net have the same number of faces. जो सॉलिड है अगर उसके 5 फेसेस हैं तो नेट में भी 5 फेसेस ही बनेंगी. एंड दैट द शेप ऑफ द फेसेस ऑफ द सॉलिड मैच द शेप्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस इन द नेट. तो जब आपको नेट का क्वेश्चन आता है तो एक ग्राफ पेपर ग्रिड दी हुई होती है, उस ग्रिड के ऊपर आपने नेट को ड्रॉ करना है. तो सॉलिड के जितने फेसेस हैं उतने ही फेसेस आपने उस ग्राफ पे ड्रॉ करना है. उसके कुछ फेसेस पहले से ड्रॉ किए हुए होते हैं. आपको कहता है कि इस नेट को कंप्लीट करें. Visualize how the net is to be folded to form the solid and make sure that all the sides fit together properly. नेट्स जरूरी क्यों है कि अगर हमने किसी सॉलिड की सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर अगर हम उसका नेट बना लेंगे तो सरफेस एरिया फाइंड करना इजी हो जाता है. So here are nets of different solids. क्यूब है. क्यूब आपको पता है कि एक इस तरह की शेप होती है, उसकी 6 फेसेस होते हैं. तो क्यूब को ये अगर जमीन पे पड़ा हुआ है आपका फेस तो एक दो साइडें उसकी इधर को ओपन कर दी, दो साइडें इधर को ओपन कर दी, और ये उसके साथ वाली दीवार, ये उसके ऊपर वाली, और ये इसकी तरफ वाली 6 फेसेस ये कंप्लीट हो जाएंगे. या उसको इस तरह ओपन किया जा सकता है कि पहले आप इधर को आ जाए, नीचे को 1 2 3 4 5 6 फेसेस इधर के, या उसका नेट ये हो सकता है, या इस तरह की शेप भी हो सकती है. तो 6 फेसेस जो ग्राफ दिया हुआ है उसके ऊपर आपने ड्रॉ करनी है, और वो किसी तरह भी ड्रॉ की जा सकती है. क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में ये फेस, ये दो वॉल्स की, और ये उसका टॉप, और ये दो साइड वाली फेसेस जो है इस तरह ओपन हो जाती है. ये देखिए ये प्लेन के ऊपर बन गई. इस सॉलिड थ्री डायमेंशनल फिगर को जब ओपन किया तो ये प्लेन फेस की एक शेप बन गई. इस शेप को नेट कहते हैं. पिरामिड है तो पिरामिड की जौन सी टाइप का पिरामिड है, अगर स्क्वायर पिरामिड है तो ये उसकी बेस हो गई. इस तरह का स्क्वायर पिरामिड अगर है तो ये बेस, और बेस की हर साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बन जाएगी उसी शेप की. अगर रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो रेक्टेंगल और उसकी 4 साइडों के ऊपर रेक्टेंगल्स बन जाएगी. पेंटागोनल पिरामिड है तो इसकी बेस पेंटागन, और हर फेस जो है वो उसकी हर साइड पे एक ट्राइंगल बन जाएगी. ये अगर ट्राइंगुलर पिरामिड है तो एक ट्राइंगल और उसकी हर साइड पे एक ट्राइंगल बन जाएगी. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं. तो किसी भी तरह की शेप जो है वो बन सकती है किसी भी सॉलिड की, उसको नेट कहते हैं. कोन अगर है तो कोन को जब ओपन करते हैं तो हमेशा एक कर्व सरफेस बनती है, दो उसके रेडियस है. ये जो रेडियस है ऊपर इसके नेट के, ये इसकी स्लांट हाइट्स होती है. ये जो स्लांट हाइट्स हैं ये इसके रेडियस बनेंगे, और ये जो इसकी बेस है, ये जो सर्कल है, इसको ओपन करेंगे तो ये पूरे का पूरा सर्कल जो है ये इसकी कर्व सरफेस बन जाती है. तो कोन का जो नेट है वो एक सेक्टर होता है, सेक्टर की फॉर्म में. ये सेक्टर सेमी सर्कल भी हो सकता है, यानी ये इधर सीधी हो जाए और ये इधर सेमी सर्कल, या इस तरह का. ये अगर सॉलिड है तो फिर यहाँ पे एक सर्कल भी बन जाएगा. प्रिज्म
अभी हमने डिफाइन किया था कि प्रिज्म एक ऐसी शेप होती है जिसमें दो पैरेलल फेसेस होते हैं। तो प्रिज्म अगर ट्राइंगुलर प्रिज्म है तो दो ट्राइंगल होंगी और बाकी जो है वो सारी रेक्टेंगल्स होंगी, जिसको लैटरल सरफेसेस कहते हैं। तो इसकी तीन लैटरल सरफेसेस रेक्टेंगल्स और दो जो है वो ट्राइंगुलर सरफेसेस हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह का नेट बन सकता है या इस तरह का नेट बन सकता है। अगर ट्राइंगल इस तरह का प्रिज्म है जिसमें दो ट्राइंगुलर सरफेसेस हैं और बाकी इसकी लैटरल सरफेसेस हैं, तो फिर ये इस तरह का नेट भी बनता है। ये वाली इधर ओपन कर दें, ये वाली उधर ओपन कर दें, तो ये आ गया और ये एक पीछे को चलेगी और ये दोनों नीचे वाली इधर आ गई, ये आ गई और ये जो ऊपर वाली है ये इधर ले आउट हो गई। पेंटागोनल प्रिज्म है तो ये दो पेंटागन इसकी बेस बन गई और ये पांच जो है वो रेक्टेंगल्स बन जाती है। सिलेंडर का नेट सॉलिड सिलेंडर है तो इसकी कर्व सरफेस जो है वो रेक्टेंगल बनाएगी और ये जो इसके एंड्स हैं ये इस तरह ओपन हो जाएंगे, या इधर ओपन हो जाएंगे या इधर आप इसको रख देंगे। जिस फॉर्म में आप इसको कट करेंगे उसी तरह का। तो सिलेंडर के नेट्स जो है वो ये वाले बनते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है आपका, ये मई जून 18 का है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें ये शेप आपको दी हुई है, ये एक सेक्टर है, ये एंगल दिया हुआ 134 और इसका रेडियस 11 है। OAB is a sector of circle, center O radius 11 centimeter, AOB is 1 th. Calculate the length of the arc AB. AB length, arc length फाइंड करनी है। तो arc length फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास है, सीधी सी है, थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको कर लेंगे। आर्क लेंथ आपने फॉर्मूला बेटे पहले जरूर लिखना है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, 134 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। और तीसरे स्टेप में अगर ये पेपर 2 का क्वेश्चन है तो फिर आपने ये कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर, पहले फॉर्मूला लिखना है, दूसरे स्टेप में वैल्यूज पुट करनी है और तीसरे स्टेप में फिर आपने उसका आंसर जो है वो लिखना है जो आपको उसने कहा है। फिर उसने कहा कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन AB। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू द लाइन AB, ये लाइन AB है, यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो O से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है O से आप AB पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन जो है ये इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करेगी। ये आपकी शेप बनती है। यहां से आपने जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, तो ये 134 का एंगल जो है वो इक्वली डिवाइड हो गया, बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को इसने। तो आपने फाइंड क्या करना है, ये वाली साइड ये फाइंड करनी है, हाइट ये फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको वही ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये एंगल दिया हुआ है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कोसाइन के इक्वल होता है, cos of 67 डिग्री। cos of 67 डिग्री इज इक्वल टू OD जो आपने फाइंड करनी है, ये वाली साइड, और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 11। तो OD इज इक्वल टू cos 67 मल्टीप्लाइड बाय 11, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दैट इज 4.30 सेंटीमीटर। आंसर को हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 4.3 अगर आता है तो उसको भी 4.30 ही लिखना है। एंड नेक्स्ट एक कोन दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर, और इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पाई r l है। A cone has height 9.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इसका 115 सेंटीमीटर की। शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड आउट करना है आपने, रेडियस, ये वाला रेडियस, कोन का रेडियस जो है वो इसके इक्वल है। इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। देखो इस वॉल्यूम के फॉर्मूला में हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपने फाइंड करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है, और वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके आप
इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे 115 लग गया, बाकी राइट साइड पे 1/3 पाई आर स्क्वायर 9.5, आर हमने फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 115, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये 9.5 पाई नीचे डिवाइड हो गया। तो अब सिंपली इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 11.56 आर स्क्वायर और इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू 3.40 सेंटीमीटर। अगर तो ये एग्जैक्ट आंसर आता है तो फिर तो 3.4 ही आएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो फिर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर लिखना है। सो दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंसुरेशन। लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। तो इसका बी पार्ट भी था, उसमें आपने कर्व सरफेस एरिया निकालनी थी, वो बी पार्ट यहाँ पे लिखना मिस हो गया, इसका सेकंड पार्ट जो था। पैसा इसका रेडियस आ गया, हाइट आपके पास है, तो स्लांट हाइट अब आपने फाइंड आउट कर लेनी है। स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्लांट हाइट इज हाइट स्क्वायर मल्टी प्लस रेडियस स्क्वायर। स्लांट हाइट जो है वो 10.1 आ गई और इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है पाई आर एल, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई किया तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जी बेटे इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो। So this is another question. This is a tank, cuboid tank. Water drips from a tap into a container which stands on horizontal surface. The container is cuboid with base 5 centimeter by 4 centimeter. इसकी base जो है वो 5 centimeter by 4 centimeter है. The volume of each drop of water is 0.08 centimeter cube. एक ड्रॉप जब वाटर का इसमें गिरता है तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। कैलकुलेट द चेंज इन वाटर लेवल कॉज्ड बाय 400 ड्रॉप्स। एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना, 400 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। और वो जो है आपका पानी इस क्यूबॉइड के अंदर जब जाएगा तो वो कौन सी शेप बनेगी, वाटर इसमें जब जाएगा तो कौन सी शेप बनेगी? है कोई अल्लाह का बंदा बताने वाला? वाटर इस कंटेनर के अंदर कौन सी शेप अडॉप्ट करेगा? बेटे वाटर ने जब इसमें जब पानी भरना है तो कौन सी शेप बनेगी? आपको आपने क्या पढ़ा हुआ है? वाटर लिक्विड या वाटर ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑक्युपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर। क्योंकि कंटेनर जो है वो क्यूबॉइड है तो वाटर जब इसमें जाएगा तो क्यूबॉइड की शेप होगी ना उसकी भी, उसमें उसकी लेंथ और वेट तो सेम ही होगी, ये वाली हाइट वेरी करेगी क्योंकि ये पूरा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो 400 ड्रॉप्स का वॉल्यूम तो नहीं होगा ना, उसकी हाइट कुछ होगी वो जो क्यूबॉइड बनाएगा। तो आपको उसने कहा कैलकुलेट द चेंज इन वाटर लेवल, यानी वो जो वाटर जो क्यूबॉइड बनाएगा उसकी हाइट कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल द वॉल्यूम ऑफ 400 ड्रॉप इज 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 400 और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो क्या होता है, जो वाटर ने बनाना है, वाटर ने जो ये क्यूबॉइड बनाना है उसका वॉल्यूम आपके पास आ गया, उसकी लेंथ और विड्थ आपके पास है, उसी कंटेनर की लेंथ और विड्थ होगी ना। हाइट आपने फाइंड आउट करनी है तो हाइट फाइंड आउट करेंगे तो वो 1.6 सेंटीमीटर आ जाए, तो चेंज इन वाटर लेवल इज 1.6 सेंटीमीटर। Now this is another question related to the mensuration. इसमें the diagram shows two circles, एक larger circle है और एक smaller circle है, both with center O. The radius of the small circle is 3 and the radius of the large circle is 6 centimeter. The minor sector AOB has an angle of 60. ये वाला जो सेक्टर है इसका एंगल 60 है, तो ये मेजर सेक्टर का एंगल भी 60 होगा ना, ये वाला सॉरी ये एंगल 60 है तो ये वाला जो सेक्टर है मेजर सेक्टर AOB इसका एंगल भी 60 ही होगा। द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज K पाई।
ये जो शेडेड रीजन है ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, इन दोनों रीजन्स को के एरियाज को ऐड करें तो वो के पाई के इक्वल आता है। तो इसमें आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है और एक ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे और उसको के पाई के इक्वल रखेंगे तो उसे सॉल्व करने से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला एरिया तो सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस सेक्टर का एरिया 60 एंगल दिया हुआ था 360 पाई आर स्क्वायर, ये 3/2 पाई आ गया। अब एम्प्टी एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, एम्प्टी एरिया ऑफ माइनस सेक्टर जो है वो ये वाला है। ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इसने यहाँ पे इकट्ठा ही कर लिया है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो। ये इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया 3/2 पाई, इस सेक्टर का एरिया भी कैलकुलेट कर लें, इस सेक्टर का एरिया अलहदा से कैलकुलेट कर लें। बल्कि इसका एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, एंगल तो इसका वही रहेगा 60, रेडियस चेंज हो जाएगा। अब 3 की जगह पे यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका इस बड़े वाले, ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपने इस बड़े सेक्टर के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना, यही उसने यहाँ पे किया हुआ। 60/360 पाई तो दोनों के लिए है, माइनस करना है 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये 9/2 आ जाएगा। तो आप इस बड़े ए ओ बी का एरिया कैलकुलेट करके उसमें से ये 3/2 पाई माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा जो कि अगेन 9/2 पाई ही होगा। अच्छा, ये एरिया आपके पास आ गया, ये एरिया भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये एरिया, ये देखें, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला एरिया क्या होगा, इस रिंग के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो ये वाला टोटल एरिया आ जाएगा। इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई, रिंग बन जाता है जो पाई, इस वाले सर्कल का एरिया, इसमें से इस वाले सर्कल के एरिया को माइनस करें, रिंग का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, तो दिस इज इक्वल टू 27 पाई। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब शेडेड रीजन क्या होगा, शेडेड रीजन ये वाला, इस एरिया में से ये माइनस करेंगे यानी 27 पाई में से ये 9/2 पाई माइनस करेंगे और इसमें इस सेक्टर का एरिया ऐड कर देंगे, ये वाला एरिया जो कि 3/2 पाई है। तो टोटल एरिया इज 27 पाई प्लस 2/3 पाई, उसमें से ये एरिया माइनस कर दे तो 9/2 पाई माइनस किया, एंड दिस टोटल एरिया इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज इक्वल टू के पाई, सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के विच इज 24। जी बेटे, क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वो क्या कह रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं। अगर आपने इसको रिंग के एरिया से नहीं कैलकुलेट करना तो आप ये पहले बड़े सर्कल का एरिया माइनस कैलकुलेट कर लें, फिर स्मॉल सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लें, उसको माइनस करेंगे दोनों एरियाज को तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। इस टोटल में से ये अनशेडेड है, इसको माइनस कर दे तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा, और फिर टोटल शेडेड एरिया दिस एरिया प्लस दिस एरिया and put it equal to k pi to get the value of k. बेटे अगर ना कुछ क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा, सोए ना रहिएगा। मुझे लगता है ओपन करके आप लोग अपना काम कर रहे हो ना। अब देखिए ये नेट का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, the measurements are in centimeter. On the grid below complete the accurate drawing of the net of the prism, do not draw outside grid. अब ये देखें ये क्या है, इसमें दो रेक्टेंगल्स हैं, एक ये वाली जिसकी लेंथ 4, 3 और 5 है, एक रेक्टेंगल उसने ड्रॉ कर दी, देखो 1 2 3 4 और फिर ये उसकी तीसरी लेंथ जो है वो आ जाएगी। तो इसी तरह की एक ट्राइंगल जो है वो आप इधर ड्रॉ कर लें, इस साइड पे ये वाली ट्राइंगल इधर आ जाएगी, और ये वाली फेस कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 4 3 4 वाली साइड के ऊपर ये
ट्राइंगल वो बना रहा है। 3 4 वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ये वाला फेस जो है वो 3 4 है, इसकी लेंथ ये 3 और ये इधर 4, इसके सामने है ना ये 4 है। इसकी एक साइड पे उसने ये ट्राइंगल बनाई है और दूसरी साइड पे आप दूसरी ट्राइंगल बना दें, उसकी लेंथ भी यही होगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 सॉरी बने 1 2 3 4, ये आगे तक यहां तक आएगी। ये थोड़ी सी इधर को होगी ना, पीछे को ड्रॉ करते हुए। अब देखिए बाकी रह गए इसके कितने फेसेस हैं, इसके 1 2, एक ये नीचे 3, एक ये 4 और एक ये वाला 5। इसमें से 1 2 3 4 फेसेस कंप्लीट हो गया। अब कौन सा फेस जो है वो रह गया ड्रॉ करने वाला। एक फेस की लेंथ देखिए ये है 5 4 5 4 है। क्या इसमें 5 4 वाला ड्रॉ हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 वाला जो है वो आपके पास ड्रॉ हुआ है। 4 4 वाला कौन सा है, ये वाला हुआ है 4 4 वाला, और 3 4 वाला भी ड्रॉ हुआ है। तो इसका मतलब ये रह गया आपके पास 5 4 वाला। तो इसके ऊपर आप 5 1 2 3 4 और इस तरफ 5 ले लें 1 2 3 4 5। तो ये फेस जो है जब आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे जिसकी हाइट जो है वो 5 1 2 3 4 5 होगी, तो वो आपका ये प्रिज्म, इस प्रिज्म का नेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपको ग्रिड दी हुई होगी, कुछ फेसेस ड्रॉ किए हुए होंगे, आपने फेसेस को देखना है कौन सा फेस पहले से ड्रॉ हुआ है और कौन कौन से फेसेस ड्रॉ करने हैं, उसी लेंथ और विड्थ के फेसेस आपने ड्रॉ कर देने हैं। सो दिस इज द कंप्लीट नेट ऑफ दिस प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म का हमने फॉर्मूला किया था। या तो हम ये करें कि इसके सारे फेसेस जो है उनका एरिया निकालेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया प्लस इस फेस का एरिया 4/4 और फिर इस फेस का एरिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इस फेस का एरिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पीछे किया था प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालने के लिए वो क्या था, 2 टाइम्स बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस कैसे निकालते हैं, एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस, ये बेस है इसका पेरीमीटर, और उसको इस प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 टाइम्स बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का है, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस इसकी ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये दो तरह की दो सेम पैरेलल ट्राइंगल्स हैं, तो इसका एरिया 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी बेस का एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस इसकी ये है, इसका पेरीमीटर क्या होगा 5 + 4 + 3, और इसको प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। पैरेलल फेसेस के दरमियान जो लेंथ है इसको इस प्रिज्म की हाइट कहते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। तो इस मेथड से या इस मेथड से प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये वाला अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो वो फिर इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि हम हर फेस का एरिया निकालें। अगर इजी है आपके लिए कि हर फेस का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो तो निकाल लें और फिर उनको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया और यूज दिस फॉर्मूला। जी बेटे, okay, now this is another question. In this question this diagram is given, one big circle which is divided into 5 sectors और हर सेक्टर के अंदर एक सर्कल है, और ये जो लार्जर सर्कल के रेडियस है वो इस स्मॉलर सर्कल पे वो है टेंजेंट्स है। तो डायग्राम 1 shows one large circle and 5 identical small circles. Each of the 5 radii shown is a tangent to 2 of the small circles. Describe the symmetry of the diagram. जी, इसमें बेटे इसकी सिमेट्री क्या है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है या रोटेशनल सिमेट्री है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, और अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो कितनी रोटेशनल, कितना ऑर्डर है उसका। जी बेटे आप तो बोलोगे।
सर लाइन ऑफ सिमेट्री है। और रोटेशन सिमेट्री नहीं है? नहीं। नहीं, रोटेशन सिमेट्री नहीं है बेटे, या शाबाश, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है ये भी बताना है ना, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? 1 2 3 4 5 6 कितनी है? जल्दी जल्दी बेटे। सर 3। 3 नहीं है बेटे, 3 नहीं है बेटे, एक ही है। देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वो लाइन जिसके अबाउट अगर आप उसको फोल्ड करो तो वो एग्जैक्टली मैप कर जाए, वो कौन सी है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये देखो, ये वाली जो लाइन आएगी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दिस वन यही होगी ना। जब ये होगी तो ये वाला सर्कल इस पे आ जाएगा, ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा, और ये इसका जो हाफ सर्कल है ये इस पार्ट पे आ जाएगा, और इस शेडेड पार्ट भी आधा आधा जो है वो ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। सो दिस इज द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस क्वेश्चन है, दिस फिगर हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और फिर उसने कहा रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज r सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल इज स्मॉल r सेंटीमीटर स्क्वायर। each small circle is equal to in area to the shaded region। जो एक स्मॉल सर्कल है इसका एरिया इक्वल है ये वाला जो शेडेड एरिया है इसके। तो आपने ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। शेडेड एरिया अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको इक्वल कर देना है इस स्मॉल सर्कल के एरिया से। शेडेड सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? और स्मॉल सर्कल का एरिया तो आपको पता ही है कि ये पाई आर स्क्वायर होता है। लार्ज सर्कल देखें, ये लार्ज सर्कल जो है इस को डिवाइड किया है उसने 5 सेक्टर से। तो इस पूरा लार्ज सर्कल का जो एरिया है वो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा ना। इस सेक्टर के एक सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर के एरिया में से अगर आप ये वाला जो सर्कल है स्मॉल सर्कल इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल का एरिया है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि वो पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो एक सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा? एरिया वन सेक्टर इज 1/5 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। इस सेक्टर का पूरे सेक्टर का एरिया। तो शेडेड एरिया क्या होगा? शेडेड एरिया इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दें, यानी 1/5 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इस एक शेडेड एरिया आ जाएगा। उसने कहा शेडेड एरिया, यूज दिस कंडीशन, ईच स्मॉल सर्कल इज इक्वल इन एरिया टू द शेडेड रीजन। तो स्मॉल सर्कल का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? 1/5 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको स्मॉल सर्कल के एरिया के इक्वल रख दें, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपने ये फाइंड करना था आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर रेशो कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर इसके नीचे ले आए, ये 2 पाई है और इसको इधर ले जाए 5 को और पाई को, पाई पाई से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर ओवर आर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10/1, और इनमें जो रेशो है वो फिर 10:1 आ जाएगी। सो दिस इज इट्स ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट है जिसमें उसने डायग्राम 2 दी हुई है। ये जो डायग्राम 1 थी पीछे दोनों इकट्ठी दी हुई होंगी आपको, तो डायग्राम 1 को भी आपने यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए ये यही वाले सर्कल्स हैं, ये वाला जो सर्कल है जहां पे वो ज्वाइन कर रहे हैं उसका नीचे वाला पोर्शन उसने इरेज कर दिया, और ये वाला जो रीजन है इसको उसने शेड कर दिया। अब इसको लेबल कर दिया उसने, डायग्राम 2 शोज द सेम लार्ज सर्कल एंड आर्क्स ऑफ द सेम स्मॉल सर्कल्स एज इन डायग्राम 1। C is the center of one of the small circles। ये स्मॉल सर्कल का सेंटर हो गया और ये लार्ज सर्कल का सेंटर है। दिस सर्कल टचेस द एडजेसेंट सर्कल्स एट A and B। O is the center of the large circle। ये स्टेटमेंट है। शो दैट रिफ्लेक्स ACB, रिफ्लेक्स ACB का मतलब ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ACB।
रिफ्लेक्स एसीबी फाइंड करने के लिए अगर आप ये अंदर वाला एंगल एसीबी फाइंड आउट कर लें तो उसे 360 में से माइनस करेंगे तो ये रिफ्लेक्स आ जाएगा। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल हमें पता है। देखो ये वाला टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये लाइन ओ जो है ये वही लाइन आ रही है ये वाली, और ये सर्कल पे टेंजेंट है, और यहां से जब ये रेडियस है तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ये हमने फाइंड करना है, ये एंगल। ये देखो सर्कल को उसने 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ। टोटल एंगल ऑफ द सर्कल क्या होता है 360 डिग्री। तो ये एक एंगल जो है वो किसके इक्वल आएगा, 360 को 5 पे डिवाइड कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाले सेम हो गया, और यही वाला एंगल जो है वो ये है। तो इसके सोल्यूशन को देखें, एंगल ए ओ बी जो है वो टोटल सर्कल का एंगल, उसको 5 सेक्टर्स पे डिवाइड किया तो एक एंगल आ गया आपके पास ए ओ बी। ये वाला एंगल आ गया, ये 90 है, ये 90 है। तो अब ये वाला एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ओएसी और ओबीसी 90 डिग्री है ये वाले, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट और रेडियस। तो फिर क्वाड्रिलेटरल में इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा ACB जो 108 के इक्वल है। उसने आपको कहा रिफ्लेक्स ACB निकालने, ये बाहर वाला। तो इस अंदर वाले एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे तो यू विल गेट दी रिफ्लेक्स एंगल ACB। The perimeter of the shaded region is k pi r सेंटीमीटर। ये जो shaded region है इसका perimeter का मतलब है ये सारी बाउंड्री, ये आर्क लेंथ प्लस ये आर्क लेंथ प्लस ये आर्क लेंथ प्लस ये आर्क प्लस ये आर्क, इन सब को ऐड करें तो वो k पाई के इक्वल आ जाता है। तो लेंथ ऑफ आर्क ACB की जो लेंथ है वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट इज ये वाला। ये देखें ये मेजर सेगमेंट बन रहा है ना, मेजर सेगमेंट, यहाँ पे ये मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। इस मेजर सेगमेंट की लेंथ आपने फाइंड करनी है। ये एंगल आपने फाइंड कर लिया जो कि 252 है। तो इस मेजर सेगमेंट की एक आर्क की लेंथ जो है वो 252/360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास एक आर्क लेंथ जो है वो 7/5 पाई आर आ गई। तो टोटल ये 5 आर्क्स हैं, तो इन सब को ऐड करेंगे या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाएगा, इन चारों कर्व्ड आर्क्स का लेंथ। ये उसने कहा है कि आपके पास है k पाई r के इक्वल। सो 7 पाई r इज इक्वल टू k पाई r, r और पाई कैंसिल हो गया और k की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। So these are some of the questions related to mensuration। तो उन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें और कुछ और क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर लें तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। कल हम नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में वो जो नंबर ऑफ साइड्स और इंटीरियर एंगल और फाइंड आउट करना होता है, और फिर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस और डिफरेंट पॉलीगॉन्स के जो एंगल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कल हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी योर प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट्सएप। आमना क्या हाल है बेटे आपका? Okay beta, thank you for watching. Hope you will learn something from these lessons. Allah Hafiz.